ऑडियो बुक वाङ्मय 35। समस्त विश्व को भारत के अजस्त्र अनुदान। चैप्टर 1 पार्ट 49। सांस्कृतिक क्रांति जो कि भवितव्यता है। भौगोलिक रूप से इंसान एक दूसरे के इतना नजदीक कभी नहीं रहा जितना आज है। आधुनिक सुविधाओं के सरंजाम ने दुनिया को एक गांव में तब्दील कर दिया है। जितनी देर में हम एक गांव से दूसरे गांव में पहुंचते थे, आज उतनी देर में दिल्ली से अमेरिका पहुंच सकते हैं। एक जमाना था जिसका जिक्र करते हुए कन्फ्यूशियस ने अपनी एक किताब में लिखा है कि मेरे पूर्वज कहते थे कि गांव के पास नदी बहती थी। नदी के उस पार रात को कुत्ते भौंकते थे तो हमें आवाज सुनाई पड़ती थी, लेकिन यह पता नहीं था कि नदी के पार कौन रहता है। नदी बड़ी थी और नाव इंजाद न हुई थी। नदी के पार कोई रहता है, कोई गांव है, यह तभी पता चलता था जब सन्नाटे को चीरती कुत्तों की भूंकने की आवाज कान में पड़ती थी। वह गांव उनकी अपनी दुनिया थी। इस गांव की अपनी दुनिया थी। अलासदेर मैकईतरे की पुस्तक अ हिस्टोरियन अप्रोच टू सोसाइटी में संयोज्य भावों के साथ विचार करें तो उस समय की दुनिया में और आज की दुनिया में बुनियादी फर्क है। उस जमाने में जो विचार पैदा हुए, भाव उमड़े, उन पर आज भी मुग्ध होना पड़ता है। कन्फ्यूशियस की बातें पढ़ें या लाओ त्से के गोल्डन रूल, ईसा के उपदेश सुने या वैदिक ऋचाओं की मधुर गूंज, हर कहीं प्रेम का ज्वार उफनता है। अतिथि देवो भवः यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते आदि वाक्य पढ़कर यदि कोई आज की परिस्थितियों को निहारे तो उसे विश्वास ही नहीं होगा कि कभी ऐसे भावों के आलिंगन में जिंदगी बंधी थी। घर, परिवार, प्रदेश, राष्ट्र, विश्व तक हर कहीं, हर कोने में दरारें, टूटन, बिखराव फैला पड़ा है। सभी की दौड़ अलगाव की ओर है। प्रत्येक स्वयं में आतंक से सहमा है, औरों को आतंकित कर रहा है। शरीर की सुंदरता तभी तक है जब तक उसका हर अवयव एक दूसरे से जुड़ा रहे। यदि विभिन्न अंग अवयव एक दूसरे से दूर छितरा जाएं तो परिणाम में बदसूरती और सड़न ही मिलती है। भौगोलिक समीपता के बावजूद भावनात्मक स्तर पर विश्व की यही दशा है। दार्शनिकों से लेकर राजनीतिज्ञों तक सभी इसी उधेड़-बुन में हैं कि बिखरती जा रही मनुष्य जाति को कैसे समेट बटोर कर एक सूत्र में बांधा जाए। C.A. ब्राउन्स के ग्रंथ अ हिस्ट्री ऑफ हिस्टोरिकल राइटिंग के पृष्ठों पर गौर करें तो पाएंगे एकता की ये कोशिशें नितांत आधुनिक नहीं है। यूनान और रोम के विजय अभियान रचना वालों ने भी अपना यही मकसद बताया था। सिकंदर का मन विश्व राष्ट्र की
सुखद कल्पनाओं में रंगा था। अंग्रेजों ने यही उद्देश्य प्रचारित कर विश्व की महत्वपूर्ण जगहों पर अपने उपनिवेश स्थापित किए। विश्व को एक करूंगा, हिटलर ने इसी संकल्प की आड़ में अपना ताना बाना बुना था। 20वीं सदी के दूसरे दशक में मार्क्स के साम्यवाद का नारा देकर स्टालिन ने रूस में छोटे पैमाने पर यही करतब दिखाने की कोशिशें की, लेकिन ये ढेरों प्रयास पुरुषार्थ अपनी चरम परिणति में एकता से उतना ही दूर रहे जैसे आकाश से धरती। इन दिनों हर किसी की आंख विश्व को बिखराव के तूफानों से घिरा देख रही है। इस आंधी में एकता के तिनके समेटे जा सकेंगे, किसी को कल्पना तक नहीं उठती। भारत को ही लें, पंजाब, कश्मीर, आसाम आंधी के इन्हीं हिचकोले में झूल रहे हैं। दुनिया का सबसे बड़ा भूभाग अपने में समेटे रूस देखते देखते टुकड़े टुकड़े होकर छितर गया। अमेरिका में अश्वेतों द्वारा अपने अधिकार की मांग जोर पकड़ती जा रही है। चीन इन चिंगारियों से अछूता नहीं है। लंका में उठ रहे बिखराव के शोलों की चमक विश्व के हर व्यक्ति की आंखों को चौंधिया देने के लिए काफी है। अलगाव में तत्पर, आतंक फैलाने में जुटे संगठनों की फेहरिस्त बनाई जाए तो एक पुस्तक के पृष्ठों का कलेवर छोटा पड़ जाएगा। हलचलों की यह तेजी इस कदर है कि क्रांतियां आम बात हो गई हैं। जहां पहले इनके लिए 100 सालों तक इंतजार करना पड़ता था, वहीं अब 100 दिनों में इनके उदय और उफान देखे जा सकते हैं। और आज क्रांति की विस्तृत परिधि जिस एक छोटे से सकरे गलियारे में फंसकर रह गई है, उसका नाम है प्रशासनिक फेरबदल। सरकारों की उठा पटक। लोक जीवन ने इसे रोजमर्रा के घटनाक्रम का एक अंग मान लिया है। उसकी नजर में व्यवस्था कोई भी हो, इसका एक ही दायित्व रह गया है, नित्य नए कानून बनाना, जन जीवन को इनके लौह पाश में फंसाने और सिसकने के लिए मजबूर करना। तब क्रांति का स्वरूप और एकता की उलझन, इसे सुलझाने के लिए अ फ्यूचर नामक ग्रंथ में संजोए मनीषी उलरिच के शब्दों पर विचार करें तो पता चलता है कि इतिहास के इन विगत घटनाक्रमों का कहीं अधिक बारीकी से सर्वेक्षण करने की जरूरत है। उनके अनुसार संभव है विगत घटनाक्रमों के कर्णधारों में से किसी का उद्देश्य ठीक रहा हो, पर प्रयासों की दिशा निश्चित रूप से सही नहीं रही। एकता के नाम पर ज्यादातर कोशिशें आधिपत्य स्थापना की रही हैं। इनके पीछे प्रायः सभी ने विश्व राष्ट्र के सम्राट होने के सपने संजोए थे। यही कारण है कि 600 करोड़ मनुष्य की जमात में ऐसों की संख्या 2-4 मुट्ठी से अधिक नहीं होगी जिनका एकता की ओर झुकाव हो, क्योंकि सभी को अपने पूर्व अनुभवों से एकता का एक ही अर्थ मालूम हो सका है, वह है
स्वतंत्रता का अपहरण और मौलिकता का छीन जाना। प्रीतम ए सोरोकिन के शब्दों में कहें तो जनजीवन ने इन दिनों तत्वों को ऐसे दो विरोधी ध्रुव मान लिया है जो कभी एक नहीं हो सकते। अब तक हुए प्रयासों के संदर्भ में यह तथ्य औचित्यपूर्ण है, क्योंकि आधिपत्य की शैली को न तो मानवीय व्यक्तित्व की बारीकियों का पता है और न मौलिकता के रक्षण की जानकारी है। धरती ने अभी तक बहुतायत में सिर्फ राजनीतिक क्रांतियां और तत्संबंधी एक रूपता के प्रयासों का अनुभव किया है। इस संबंध में रोम साम्राज्य एक ऐतिहासिक उदाहरण है जो राष्ट्र की सीमाओं को लांघ चुका था। इसके गुणों में जहां इसकी व्यापक सुरक्षा सुप्रबंध को सराहनीय कहा जा सकता है, वहीं व्यक्ति नगर और प्रदेश को अपने स्वाधीन जीवन का बलिदान करके मशीन के कल पुर्जे बनकर रहना पड़ा। इसके परिणाम में जीवन ने अपनी श्री समृद्धि स्वतंत्रता तथा सहज सृजन की विजयशील प्रेरणा गंवा दी। अंत में व्यक्ति की तुच्छता और दुर्बलता के कारण इसे नष्ट होने को विवश होना पड़ा। रूस में हुए साम्यता के प्रयासों को इसी का एक बदला हुआ रूप कहा जा सकता है। मार्क्स की नजर में मनुष्य एक आर्थिक प्राणी भर था। कल्पना, स्वतंत्र इच्छा, मौलिक क्षमताओं का विकास जैसी चेष्टाएं भी इंसान के अंदर समाई हैं। शायद इसे सोचने की उसे फुर्सत नहीं मिली और यही कारण है कि समाजवाद के नाम पर ऐसा शिकंजा तैयार हुआ जिसे तोड़ फेंकने के लिए वहां का जनजीवन शुरू से कोशिश में जुटा रहा और जब तक तोड़ नहीं फेंका चैन नहीं लिया। लेकिन राजनीतिक क्रांतियों की अपनी सीमाएं हैं। मानवीय भावनाओं को एक दूसरे में घोल देना, क्षत विक्षत हो रहे समाज को पुनः सौंदर्य मंडित करने का प्रयास जिस तकनीक से संभव है उसका नाम है सांस्कृतिक क्रांति। ए हिस्टोरियन अप्रोच टू रिलीजन के रचनाकार अर्नाल्ड टाइनबी के शब्दों में कहें तो यही एकता को उसका वास्तविक अर्थ होता है। राजनीतिक एकता तो एकता के नाम एक रूपता के स्थापना की चेष्टा है, जबकि देव संस्कृति के तत्व दर्शन में इसे पारस्परिक संबंधों की घनिष्ठतम अवस्था कहा है। ऋषि चिंतन के व्याख्याता सर्वपल्ली राधाकृष्ण ने अपने चिंतन कोश रिकवरी ऑफ फेथ में इसका उदात्त स्वरूप प्रस्तुत किया है। इनके अनुसार संबंध वहीं जन्म लेते हैं जहां संवेदना का निर्भर फूट रहा हो। विश्व में संवेदनाओं के ये रस स्रोत भिन्न रूपों में देखे जा सकते हैं। उदाहरण के लिए जातीय संवेदना, पारिवारिक संवेदना और राष्ट्रीय संवेदना अपने वास्तविक स्वरूप में पवित्र होते हुए भी सीमा बंधन की अनुभूति के लिए विवश हैं। जातीय संवेदना का उत्कर्ष अपने जाति भाइयों से बाहर नहीं फैल सकता। उसे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई के दायरे में बांधना ही पड़ेगा।
इस तरह के संबंधों की मधुरता भी यहीं तक सीमित है। यही हाल परिवार की धारणा से उपजी संवेदनशीलता का है। इसका फैलना मुट्ठी भर कुटुंबी जनों के बाहर नहीं निकल सकता। राष्ट्र का दायरा व्यापक और विस्तृत जरूर है, पर उसमें विश्वानुभूति नहीं है। विश्वानुभूति के लिए सांस्कृतिक संवेदना का उफान चाहिए। इसी का एक नाम आध्यात्मिक संवेदना भी है, जिसका बोध श्वेताश्वतर उपनिषद के शब्दों में एको देवा सर्वभूतेषु गुणः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा, वे एक ही परम देव समस्त प्राणियों के हृदय रूपी गुहा में छिपे हुए हैं। वे सर्वव्यापी और समस्त प्राणियों के अंतर्यामी परमात्मा हैं। श्वेताश्वर उपनिषद 6/11। संवेदनाओं की यह व्यापक अनुभूति जब संबंध बनकर प्रकट होती है, तब विश्व मानवता के प्रति प्रेम का उफान अस्वाभाविक नहीं रह जाता। इन वुड्स ऑफ गॉड रियलाइजेशन के खंड 2 में स्वामी राम तीर्थ की अनुभूति का स्पर्श करें तो पाते हैं कि संबंधों का जन्म ही वहीं होता है जहां भावनाएं स्पंदित होती हैं। निष्ठुरता में कभी किसी तरह के रिश्ते नहीं उपजते। उनके शब्दों में इसकी व्याख्या करें तो यह सामंजस्य की वह परम स्थिति है जहां से प्रेम जरने लगे। यह बोध जितना व्यापक और सघन होगा, एकत्व उतना ही विस्तृत होता जाएगा, लेकिन यह अपने अर्थ और तत्व में राजनीतिक और भौगोलिक भूमिकाओं से नितांत दूर होते हुए भी मानव हृदय के सबसे नजदीक हैं। इस तरह के प्रयास और परिणति में मानव की स्वतंत्रता का हरण न तो किया जाता है और न होता है। हाँ, यह स्वयं अपनी अंतर भावनाओं की कसक और हुलस के कारण आकुल व्याकुल होकर अपने स्वार्थों का उत्सर्ग कर डालता है। स्वतंत्रता तो मानव की सबसे अमूल्य निधि है। किसी भी कीमत पर इसके त्याग के लिए उसे विवश नहीं किया जाना चाहिए। विश्व राष्ट्र की स्थापना और मानवीय में से किसी एक को चुनना पड़े तो निश्चित रूप से मानवीय स्वतंत्रता को चुनना ज्यादा श्रेयस्कर होगा, क्योंकि यह मानव व्यक्तित्व में समाई विशिष्टताओं के विकास के लिए सर्वोत्कृष्ट और अनिवार्य अवस्था है। पिछले दिनों मानव जाति को कुंठाओं, खंडित व्यक्तित्व और अर्ध विक्षिप्तता की जो गहरी पीड़ा भोगनी पड़ी है, उसका एकमात्र कारण उसका स्वातंत्र्य हनन रहा है। विश्व के जीवन में सांस्कृतिक क्रांति की एकमात्र वह प्रक्रिया है जो अपनी चरम परिणति में उसे एकता और स्वतंत्रता दोनों अलभ्य उपलब्धियां एक साथ सौंपने में समर्थ हैं। संस्कृति के 4 अध्याय ग्रंथ हैं। लेखक रामधारी सिंह दिनकर के शब्दों को अवधृत करें। विश्व की भावी एकता की भूमिका भारत की सामासिक संस्कृति में है। जैसे भारत ने किसी भी धर्म का दलन किए बिना अपने यहाँ धार्मिक एकता स्थापित की,
जैसे इसने किसी भी जाति की विशेषता को नष्ट किए बगैर सभी जातियों को एक सांस्कृतिक सूत्र में आबद्ध किया। कुछ उसी प्रकार हम संसार के सभी देशों, सभी जातियों एवं सभी विचारों के बीच एकता स्थापित कर सकते हैं। सांस्कृतिक क्रांति के ये प्रयत्न मनुष्य के जीवन संबंधी विचार, कोशिशें और भावनाओं की ऐसी प्रवृत्ति के रूप में उभरेंगे जो सामूहिक मन को वशीभूत कर लेगा। इसका परिणाम होगा मानव जीवन के समस्त क्षेत्र में गंभीर और अद्भुत परिवर्तन। भावलोक में इसका दिव्य दर्शन कर जर्मन दार्शनिक शोपेनहावर ने भविष्यवाणी की थी, जिसका जिक्र करते हुए स्वामी विवेकानंद ने 16 जनवरी 1890 के अपने व्याख्यान में कहा था, वे जर्मन ऋषि कहे गए हैं, शीघ्र ही विश्व विचार जगत में सर्वाधिक शक्तिशाली और दिगंत व्यापी सांस्कृतिक क्रांति का साक्षी होने वाला है। विचारों का यह तूफान उपनिषदों के देश से उठेगा। इस दैवी विधान की चरम परिणति को स्वीकारते हुए श्री अरविंद का द आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी में कहा है कि यह प्रत्यक्ष है कि मनुष्य जाति की एकता प्रकृति की अंतिम योजना का अंग है और यह सिद्ध होकर रहेगी। यह योजना अपने प्रारंभ से ही विश्व को एक नया रंग और वातावरण, एक उच्चतर भावना, एक महत्तर उद्देश्य प्रदान करेगी। इस प्रारंभ का अंतिम परिणाम होगा विश्व राष्ट्र का नया युग, व्यवस्थाओं, प्रणालियों, नीतियों की दृष्टि से अद्भुत होने के साथ व्यक्ति संरचना की दृष्टि से भी अभूतपूर्व होगा। अपने इन्हीं भावों का काव्य के माध्यम से बंगला कवि नजरुल ने इस तरह व्यक्त किया है, जिसका अर्थ है, डरो मत, डरो मत, बहुत दिनों के बाद भारत में प्राण आया है। स्मशान और कब्रस्थान दोनों सजीव हो उठे हैं। भारत जाग उठा है, अमृत भी आएगा, अब विलंब नहीं है, हलाहल तो ऊपर आ ही चुका है। सांस्कृतिक क्रांति के स्वर सुदूर पूर्व से पश्चिम के दूरवर्ती राष्ट्रों तक गूंजते अगले दिनों सब देखेंगे। शुरुआत भारत से होगी। सभी धर्म संप्रदाय यहाँ एक साथ रहते आए हैं, तो पुनः हमारा बृहत्तर भारत एक क्यों नहीं हो सकता? सारे विश्व का मार्गदर्शन क्यों नहीं कर सकता? यही नियति है, यही भवितव्यता है। पार्ट 49 समाप्त।